नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शारदा क्लासेस में। आज हम यूपी बोर्ड के क्लास 8 के मैथ के दूसरे चैप्टर इकाई 2 वर्गमूल पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम वर्ग की संकल्पना को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला टॉपिक है वर्ग। यहाँ हम देखेंगे कि वर्ग किसे कहते हैं। तो यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करें तो गुणनफल से प्राप्त संख्या को गुणा की गई संख्या का वर्ग कहते हैं। अब हम एक एग्जांपल ले ले, जैसे कि मान लिया कि हमने एक संख्या ली 4। कह रहा है कि यदि किसी संख्या को, तो हमने एक संख्या ले लिया 4 को उसी संख्या से गुणा करें। अब 4 को हम 4 से गुणा करेंगे तो गुणनफल क्या होगा? 16। तो गुणनफल से प्राप्त हुई संख्या, अब गुणनफल से प्राप्त हुई संख्या क्या है हमारा? 16। तो यह गुणा की गई संख्या का क्या है? वर्ग है। यह 4 का वर्ग है। ठीक है। अगर हम एक अलग संख्या जैसे 5 ले ले तो इसमें हमें किससे गुणा करना होगा? 5 से। किसी संख्या में उसी संख्या से गुणा करना है और जब गुणनफल प्राप्त होगा वह जो संख्या 5 है उसका क्या है? वर्ग है। ठीक। अगर 6 का कहा जाए तो 6 गुना 6 क्या होगा? 36। इस प्रकार 36 क्या है? 6 का वर्ग है। ठीक है। हम वर्ग को एक अन्य तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं। वर्ग किसी संख्या की घात 2 को उस संख्या का वर्ग कहते हैं। मतलब कि यदि किसी संख्या की घात क्या हो? 2 हो तो उसे उस संख्या का वर्ग कहते हैं। अब यहाँ एक शब्द आया घात, तो घात कहते किसे हैं? तो जैसे हमने 4 को गुना किया 4 से, मतलब 4 का गुना हमने 2 बार किया, तो इसे हम 4 की घात 2 के रूप में लिख सकते हैं। मतलब इसके स्क्वायर को 2 के रूप में लिखेंगे तो इसे हम 4 का, और इसका जो मान होगा वह क्या होगा? 16 होगा। तो कह रहा है कि यदि किसी संख्या को हम 2 की घात के रूप में लिख सके तो उसे हम वर्ग कहते हैं। इसी प्रकार 5 का अगर हमने 2 बार गुना किया तो क्या कहेंगे? 5 का स्क्वायर। इस प्रकार क्या होगा? 25। ठीक है। यदि हम 5 का अगर 3 बार गुना करें तो फिर हमारा घात क्या होगा? 5 की घात 3। अब यह घात 3 है तो इसे हम वर्ग नहीं कहेंगे। जब घात हमारा क्या होगा? 2 होगा तो ही हम उसे वर्ग कहेंगे। तो इस प्रकार वर्ग को हम 2 तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। पहला कि किसी भी संख्या में उसी संख्या से गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है वह दी गई संख्या का वर्ग होता है। और दूसरा, किसी संख्या को यदि किसी संख्या की घात 2 हो तो उसे उस संख्या का वर्ग कहते हैं। ठीक है। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं का वर्ग करना। जैसे कि हम जानते हैं कि पूर्णांक संख्याएं 2 तरह की होती हैं, एक धनात्मक पूर्णांक संख्या और एक ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। तो अभी जैसे कि हमने 4 का वर्ग किया, 4 का वर्ग किया तो इसे हम 4 का स्क्वायर या 4 गुना 4 बराबर 16 के रूप में प्राप्त किया। इसी तरह 5 का वर्ग, 5 का स्क्वायर और यह 5 गुना 5 25 के रूप में प्राप्त हुआ। तो यह धनात्मक पूर्णांक संख्या है। 4 और 5 क्या है? धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं। तो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना तो हमने सीख लिया। अब यहाँ हम ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं का वर्ग करना सीखेंगे। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है -1, -2, -3, -4 का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो ये सभी क्या है? ये सभी ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं और हमें इनका वर्ग ज्ञात करना सीखना है। तो अगर -1 है और इसका वर्ग ज्ञात करना है तो इसे हम लिख सकते हैं -1 का स्क्वायर या -1 की घात 2। अब अगर किसी भी संख्या की घात 2 है तो वहां हम उस संख्या को कितनी बार गुना करते हैं? 2 बार। तो -1 का गुना करेंगे -1 से। अब देखिए यहाँ 2 चिन्ह एक साथ है, माइनस और गुना दोनों है, इसलिए हम यहाँ ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ माइनस का चिन्ह नहीं है इसलिए हम यहाँ ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं किए हैं। ठीक है।
अब यह माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और एक का गुना होगा तो क्या होगा, 1 होगा। इसी प्रकार -2 का वर्ग जब हम करेंगे तो इसे -2 का स्क्वायर या -2 गुना -2 लिखेंगे, और यह माइनस माइनस कट जाएगा और हमें 2 और 2 मिलकर क्या प्राप्त होगा, 2 दूनी 4। -3 का वर्ग क्या होगा, तो -3 का वर्ग होगा -3 गुना -3 और माइनस माइनस कट जाएगा और यह हमें 9 के रूप में प्राप्त होगा। -4 का वर्ग -4 गुना -4 और यह माइनस माइनस कटकर क्या हो जाएगा, +16 के रूप में प्राप्त होगा। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि 4 का वर्ग क्या है, 16 है, और -4 का भी वर्ग क्या है, 16 ही है। मतलब जितनी भी धनात्मक संख्याएं ऋणात्मक संख्याएं हैं उनका वर्ग हमें क्या प्राप्त हुआ है, धनात्मक प्राप्त हुआ है, और धनात्मक संख्याओं का भी वर्ग क्या है, धनात्मक ही है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग धनात्मक एवं ऋणात्मक पूर्णांक का वर्ग भी धनात्मक ही होता है। अर्थात वर्ग हमेशा हमारा क्या होता है, धनात्मक होता है, वर्ग हमारा ऋणात्मक नहीं होता है। धनात्मक संख्याओं का भी वर्ग धनात्मक ही होता है और ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं का वर्ग भी धनात्मक ही होता है। अभी हमने देखा कि किसी भी संख्या का अगर घात क्या है, 2 है, जैसे -2 की घात क्या है, 2 है, और इसे हमने जब विस्तार रूप में लिखा तो -2 गुना -2 लिखा, और यह माइनस माइनस क्या हो गया, कट गया, और इसका मान क्या प्राप्त हुआ, 4 प्राप्त हुआ। अब यदि मान ले कि -2 की घात क्या है, 3 है, -2 की घात क्या है, 3 है, तो -2 को हम कितनी बार गुना करेंगे, 3 बार गुना करेंगे। जब -2 का हम 3 बार गुना करेंगे तो यह 2 बार तो माइनस माइनस कट कर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यह माइनस बच जाएगा तो इसे हम क्या लिखेंगे, माइनस, और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इस प्रकार ये क्या होगा, 8 के रूप में प्राप्त होगा। इसी प्रकार यदि -2 की घात क्या हो, 4 हो, तो -2 का कितनी बार गुना करेंगे, 4 बार गुना करेंगे। और जब -2 का हम 4 बार गुना करेंगे तो यह माइनस से कट जाएगा और ये माइनस इससे कट जाएगा, और इस प्रकार हमें यह 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 प्लस 16 के रूप में प्राप्त होगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यदि घात क्या है, सम है, घात सम है, तो मान क्या है, धनात्मक है, ठीक है। और यदि घात क्या है, विषम है, घात विषम है, तो हमारा जो मान है वह क्या प्राप्त होगा, ऋणात्मक प्राप्त होगा, ठीक है। तो यहाँ एक अलग से सूचना आपको दी गई कि यदि किसी संख्या का घात सम हो, सम का मतलब कि उसकी घात क्या हो, 2, 4, 6, 8, 10, अगर ऐसे होंगे तो संख्या का मान किस में आएगा, धनात्मक में आएगा। और यदि घात विषम हो, जैसे 1, 3, 5, 7, तो उसका मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ देखा कि ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं का वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं। तो ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं का वर्ग ज्ञात करने में उनकी घात 2 होती है तो वह माइनस माइनस क्या हो जाता है, कट जाता है और वह प्लस में हो जाता है, और फिर जिस तरह हम धनात्मक संख्याओं का वर्ग करते हैं वही हमारा उसका उत्तर आता है। इस प्रकार -1 एवं +1 दोनों का वर्ग क्या होगा, दोनों का वर्ग हमें 1 ही प्राप्त होगा, और -+2 का वर्ग भी हमें 4 ही प्राप्त होगा, ठीक। यहाँ इसका मतलब यह है कि यह एक बार -2 है और एक बार +2 है, और इन दोनों का वर्ग क्या है, 4 है। यदि इसे +-3 लिखा रहे तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ यह एक बार +3 है और एक बार -3 है, और इन दोनों का वर्ग क्या होगा, तो दोनों का वर्ग 9 ही होगा, क्योंकि हम 3 का 3 से गुना करेंगे तो 9 होगा, और -3 गुना -3 करेंगे
तो भी हमें क्या प्राप्त होगा? 9 प्राप्त होगा। ठीक है, अब हम अगला टॉपिक को देखेंगे। तो हमारा अगला टॉपिक है परिमेय संख्याओं का वर्ग। अभी हमने धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं का वर्ग सीख लिया। अब हम परिमेय संख्याओं का वर्ग ज्ञात करेंगे। तो हम जानते हैं कि कोई भी संख्या जो p बटा q के रूप में हो एवं p तथा q पूर्णांक संख्या हो, p तथा q पूर्णांक हो और q का मान 0 ना हो तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो अभी हम वैसे ही संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना सीखेंगे। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है, परिमेय संख्याएं 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो जैसे 2/3 है, अब 2/3 का क्या करना है? वर्ग करना है। तो हम इसे 2/3 के घात क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। अब घात 2 है, इसका मतलब 2/3 का हमें कितनी बार गुना करना होगा? 2 बार गुना करना होगा। अब जब हम अंश से अंश का गुना करेंगे तो क्या होगा? 2 दूनी 4 और हर का गुना करेंगे तो क्या होगा? 3 तिया 9। इसी प्रकार 3/4 का अगर हमें वर्ग ज्ञात करना हो तो इसे हम लिखेंगे 3/4 का स्क्वायर और इसे 3/4 गुना 3/4 लिखेंगे और अंश का गुना होगा तो 3 तिहाई 9 और हर का गुना होगा तो क्या होगा? 4 चौके 16। अगला है 4/5। जब हम इसका वर्ग करेंगे तो इसे हम 4/5 लिखेंगे और इसका घात 2 लिखेंगे। यहाँ हम अंश को 2 बार गुना करेंगे और हर को भी 2 बार गुना करेंगे और यह हमें 16/25 के रूप में प्राप्त होगा। हम इसे दोनों तरीके से लिख सकते हैं, इस तरह भी और ऐसे भी, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये तो हमारी परिमेय संख्याएं जो हैं वह धनात्मक परिमेय संख्या हैं। अगर मान लीजिए इसी की जगह पर हमें ऋणात्मक परिमेय संख्याएं हो, जैसे -2/3 और इसका वर्ग ज्ञात करना हो तो हम इसे -2/3 की घात क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे और इसे 2 बार गुना करेंगे। -2/3 गुना -2/3। अभी मैंने आपको बताया यदि घात क्या है? 2 सम है तो हमारा मान किस में प्राप्त होगा? धनात्मक में। यह ऋणात्मक है तो माइनस माइनस कट कर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा और यह हमें प्लस का 4 प्राप्त होगा और बटे में 9। तो ऋणात्मक परिमेय संख्याओं का वर्ग भी हमें धनात्मक परिमेय संख्याएं ही प्राप्त होता है। इसी प्रकार यदि मान लीजिए उदाहरण 3/-4 हो तो इसे हम 3/-4 की घात 2 लिखेंगे और 3/-4 गुना 3/-4 के रूप में लिखेंगे। अंश और अंश का गुना करेंगे तो 3 तिहाई 9 और यह हर में माइनस माइनस कट करके आ जाएगा प्लस और 4 चौके 16। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि यदि कोई परिमेय संख्या p/q हो तो वह प्लस में हो मतलब धनात्मक हो या माइनस में हो ऋणात्मक हो तो उसका वर्ग जो होगा वह हमें किस रूप में प्राप्त होगा? धनात्मक के रूप में ही प्राप्त होगा। ठीक है, अब हम अगले टॉपिक को देखेंगे। तो सबसे पहले हम यह देखेंगे कि पूर्णवर्ग संख्या कहते किसे हैं। तो मान लिया कि हमने 1 का वर्ग क्या होगा? 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100 और यह इसी तरह आगे बढ़ता चलता हुआ अनंत तक चला जाएगा। तो वर्ग करने पे जो संख्याएं प्राप्त हुई जैसे 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100 और यह आगे चलता रहेगा। तो इन्हीं संख्याओं को हम पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं।
तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? जो किसी संख्या का क्या है? वर्ग है, उसे हम पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। जैसे हमें 2 कैसे प्राप्त, 4 कैसे प्राप्त हुआ? तो यह 2 का वर्ग है, 2 गुना 2, तो यह पूर्ण वर्ग संख्या। 4 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। अब 1 और 4 के बीच में जो संख्याएं हैं, जैसे 2 और 3, तो ये क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसी प्रकार 4 और 9 के बीच में जो संख्याएं हैं, जैसे 5, 6, 7, 8, तो ये सभी क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, तो हम यह समझ गए कि पूर्ण वर्ग संख्या क्या है। अब हम यहाँ सीखेंगे कि पूर्ण वर्ग संख्याओं की पहचान कैसे करते हैं, या कैसे ज्ञात करते हैं कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है और कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो पूर्ण वर्ग संख्याओं की पहचान करने के लिए हमने 2 उदाहरण लिए हैं। जैसा पहला उदाहरण हमारा है, ज्ञात कीजिए कि क्या 225 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, और दूसरा उदाहरण है, ज्ञात कीजिए क्या 360 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो हम इन दोनों संख्याओं को, दोनों उदाहरणों को हल कर सीखेंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या का परीक्षण कैसे किया जाता है। तो जैसे हमारी पहली संख्या है 225, तो सबसे पहले हम इन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो चलिए 225 का अभाज्य गुणनखंड करें। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी क्या है? 2। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि क्या इसमें 2 से भाग लगेगा। तो इसके इकाई के स्थान पर क्या है? 5 है, और 5 में 2 से भाग नहीं लगेगा, इसीलिए 225 में भी 2 से भाग नहीं लगेगा। अब अगली संख्या, अभाज्य संख्या जो है हमारी, वह है 3। अब हम 3 से देखेंगे कि क्या इसमें भाग लगेगा। तो 3 की विभाज्यता का नियम कहता है कि अंकों का योग। तो हमारे यहाँ पास अंक कौन कौन से हैं? 2, 2 और 5। जब हमने इन्हें जोड़ा तो हमें क्या प्राप्त हुआ? 9, और 9 में 3 से भाग लगता है, इसीलिए इसमें 3 से भाग लगेगा। तो हम इसमें 3 से भाग करेंगे, 3 से 2 में नहीं लगेगा, अब यह 22 हो जाएगा। तो 3 सत्ते 21, 22 में से 21 जाएगा, 1 बचेगा, 1 और 5 क्या हो गया? 15। अब 3 पंचे 15, 5 से भाग लगेगा। अब हम 75 में 3 से भाग करेंगे। अब हम यहाँ 2 से भाग को नहीं देखेंगे, क्यों? क्योंकि जब हम आगे बढ़ेंगे तो आगे ही बढ़ते चले जाएंगे। 2 से अब हम 3 चेक करेंगे, तो 3 से देख रहे हैं कि 7 और 5 क्या हो रहा है? 7 और 5 जोड़ने पर 12, और 12 में 3 से भाग लग जाएगा, तो 75 में भी 3 से भाग लगेगा। अब 3 से हम पहले 7 में भाग करेंगे, तो कितने बार में भाग लगेगा? 2 बार में। 3 दूनी 6, क्या बच गया हमारे पास? 1, और फिर क्या है? 5, तो क्या हो गया? 15। तो फिर यह 3 पचे 15। अब हम फिर से 3 से देखेंगे, तो अंकों को जोड़ने पर क्या हो रहा है? 7 हो रहा है, तो अब इसमें 3 से भाग नहीं लगेगा। अब इसके बाद अगली जो अभाज्य संख्या है हमारी, वह है 5। अब हम इसमें 5 से भाग की जांच करेंगे। हम 4 से इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि 4 हमारा अभाज्य संख्या नहीं है। तो जब हम 5 से भाग करेंगे इसमें, तो कितनी बार में भाग लगेगा? 5 बार में। और फिर हम इसमें 5 से भाग करेंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा? 1। हम यहाँ तब तक भाग करते रहेंगे जब तक कि हमें अंत में क्या प्राप्त ना हो? 1 ना प्राप्त हो। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं 225 को 3 गुना 5 गुना 5। यह 225 का अभाज्य गुणनखंड है। अब इसे इससे छोटे टुकड़ों में नहीं खंडित किया जा सकता है। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि 3 कितनी बार आया है? 2 बार आया है, और 5 कितने बार आया है? 2 बार आया है। तो हम इसे 3 की घात 2 गुना 5 की घात 2 के रूप में लिख सकते हैं, या फिर इसे हम 3 गुना 5 की घात 2 के रूप में लिख सकते हैं, या इसे हम 5 दिया 15 और 15 की घात 2 के रूप में लिख सकते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 225 को हम 15 की घात 2 के रूप में लिख सकते हैं। तो हमने वर्ग की परिभाषा में आपको बताया कि यदि किसी संख्या को हम घात 2 के रूप में लिख सके तो वह क्या है? एक वर्ग संख्या है। तो इस प्रकार 225 क्या है? हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या है, और वह किसका वर्ग है? तो 15 का। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यदि अभाज्य गुणनखंड करने में 2-2 का समूह बन रहा है तो वह संख्या क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। अब हम अगले उदाहरण 360 को देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें 2 से भाग करेंगे, इकाई के स्थान पर 0 है तो 2 से भाग लगेगा।
2 से 3 में भाग लगेगा एक बार में, और एक बचेगा, और एक और 6 क्या हो गया 16। तो 2 में अब 16 से कितनी बार भाग लगेगा 8 बार में, फिर क्या हो गया 0। फिर 2 से 2 नवा 18 0, फिर 2 से 2 चौके 8, 2 पंचे 10। हम यहाँ रिवर्स चलकर इसे चेक भी कर सकते हैं, जैसे 5 दूनी 10 को शून्य हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9। फिर 2 से शून्य का जो पढ़ा पढ़ेंगे शून्य, 2 नवा 9 दूनी 18। ठीक है, अब हम इसे 3 से देखेंगे तो 15 तिया 45। फिर इसमें हम 3 से भाग करेंगे, 3 पचे 15, और फिर 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5। तो यहाँ हम 360 को 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 के रूप में लिख सकते हैं। और इस प्रकार हम देख रहे हैं कि यहाँ 1 2 का तो जोड़ा बन रहा है और एक 3 का जोड़ा बन रहा है, परंतु 2 और 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो चूंकि यहाँ 1 2 और 5 का जोड़ा या समूह नहीं बन रहा है, इसलिए 360 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, तो हमने देखा कि पहले उदाहरण में 225 वाले उदाहरण में हमें 3 और 5 का समूह 2 का जोड़ा प्राप्त हो रहा है। तो हम यहाँ लिख सकते थे कि चूंकि यहाँ 3 और 5 का जोड़ा बन रहा है, इसलिए 225 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, और यहाँ 2 का समूह 2 का समूह नहीं बन रहा है, इसलिए 360 क्या है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इस तरह हम किसी भी संख्या का परीक्षण कर सकते हैं कि वह पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। इसके लिए हमें सबसे पहले उनका अभाज्य गुणनखंड करना होता है, और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद हमें उन्हें 2 के समूह में जोड़ा बनाना होता है। यदि सारे अभाज्य गुणनखंड के 2 के समूह बन जाते हैं तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है, और यदि सभी अभाज्य गुणनखंड में 2 का समूह नहीं बनता है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, अब हम अगले टॉपिक को देखेंगे। यहाँ पुस्तक में हमें एक प्रयास कीजिए दिया गया है, जिसमें पूछा गया है कि बताएं निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन सी पूर्ण संख्याएं हैं। तो चलिए हम इन्हें जांच करके देख लेते हैं कि कौन कौन सी संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। तो हमारा पहला है 64। तो 64 का हम क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इसे सबसे पहले हम 2 से भाग करेंगे, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 32 बार में भाग लगेगा। फिर हम 2 से गुना करेंगे, 2 से भाग करेंगे, 16 दूनी 32, फिर 16 को 2 से भाग करेंगे, 2 अठे 16, फिर 8 को 2 से भाग करेंगे, 2 चौके 8, फिर 4 को 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4, और फिर 2 से 2 को एक बार में भाग करेंगे। तो यहाँ 64 जो है 64 को हम 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, मतलब 2 कितनी बार आया 1 2 3 4 5 6। तो 64 को हम 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुने 2 के रूप में लिख सकते हैं। अब हम यहाँ इसके 2 का समूह बनाएंगे। तो देखिए यहाँ एक समूह बन गया, एक ये 2 समूह बन गया, और यहाँ यह 2 का तीसरा समूह बन गया। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 64 को हम 2 के समूह के रूप में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार 64 क्या है एक पूर्ण वर्ग संख्या या पूर्ण संख्या
है। ठीक है, अगला उदाहरण है हमारा 144। तो 144 का भाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 से भाग करेंगे क्योंकि इकाई के स्थान पर 4 है। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग करेंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 36 दूनी 72, फिर 2 से भाग करेंगे, 18 दूनी 36, फिर 2 से भाग करेंगे, 2 9 18, फिर 3 से भाग करेंगे, 3 तिहाई 9, और फिर 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3। इस प्रकार 144 को हम 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 के रूप में लिख सकते हैं। और फिर हम यहाँ देख रहे हैं 2 का समूह बनाकर कि यह 2 का समूह बन गया, यहाँ भी 2 का समूह बन गया और यहाँ भी 2 का समूह बन गया। तो यहाँ हमारे अभाज्य गुणनखंड में 2 का समूह बन रहा है, इसीलिए यह भी क्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, यहाँ हमें पूर्ण वर्ग संख्याएं ज्ञात करनी है। इसी तरह 81, तो 81 में हम 2 से भाग करेंगे, भाग नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि इकाई के स्थान पर 1 है। तो हम 3 से देखेंगे, 8 और 1 9, भाग लग जाएगा। 3 दूनी 6, यहाँ 2 बचा, 3 सत्ते 21, फिर 3 से 3 9 27, फिर 3 से 3 तिया 9, और फिर 3 से 3 एकम 3। और 81 हमें 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 के रूप में प्राप्त हुआ। यहाँ 3 का 2 का समूह बन रहा है, इसीलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, अगला और लास्ट संख्या है हमारा 810। तो इसका जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले हम 2 से भाग करेंगे, 2 चौके 8, 0, 2 पंचे 10, क्योंकि जब हमने 2 से 8 में भाग किया तो 4 बार में भाग लग गया, और जब 1 में भाग किया तो भाग नहीं लगेगा, इसलिए हम पहले 0 लिखेंगे और फिर 10 में 5 से 5 बार में भाग करेंगे। अब यह 3 से भाग करेंगे, 5 4 9, 3 से भाग लग जाएगा, 3 एकम 3, यहाँ 1 बचा और 1 और 0 मिलकर 10 हो गए, 3 तिहाई 9, 3 पचे 15, फिर देखिए 5 3 8 और 1 9, 3 से भाग लगेगा, 3 चौके 12, 3 पचे 15, फिर 3 से 15 तिया 45, फिर 3 से 3 पचे 15, फिर 5 से 5 एकम 5। इस प्रकार 810 का अभाज्य गुणनखंड हमें 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 के रूप में प्राप्त हुआ। अब यहाँ देखिए हमें 3 का तो 2 का समूह प्राप्त हो रहा है, परंतु 2 और 5 के में 2 का समूह प्राप्त नहीं हो रहा है, इसीलिए पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा प्रयास कीजिए था, जिसमें हमने देखा कि पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करने के लिए हमें उससे सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करना होता है और फिर 2 का समूह बनाना होता है। यदि 2 का समूह बन गया तो वह पूर्ण वर्ग संख्या है, और यदि अभाज्य गुणनखंड में 2 का समूह नहीं बनेगा तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है, अब हम अगले टॉपिक को देखेंगे। अगला टॉपिक है हमारा सम और विषम संख्याओं के वर्गों की विशेषता। तो सबसे पहले हम सम संख्याएं देख लें। और इधर विषम संख्याएं। तो सम संख्या हमारी क्या है, 2 4 6 8 10, और विषम संख्या हमारा क्या है, 1 3 5 7 9। अब यदि हम 2 का वर्ग करें तो हमें क्या प्राप्त होगा, 4। 4 का वर्ग करें तो 16, 6 का वर्ग करें तो 36, 8 का वर्ग करें तो 64, 10 का वर्ग करें तो 100। इसी प्रकार 1 का वर्ग करें तो क्या होगा, 1, 3 का वर्ग करें तो 9, 5 का वर्ग करें तो 25, 7 का वर्ग करें तो 49,
9 का वर्ग करें तो 81। हम यहाँ देख रहे हैं कि यदि सम संख्या का वर्ग कर रहे हैं तो हमें वर्ग क्या प्राप्त हो रहा है, एक सम संख्या ही प्राप्त हो रहा है। जैसे यह क्या है, 4 सम संख्या है, 16 भी सम संख्या है, 36 भी, 64 भी, 10 भी, ये सभी क्या है, सम संख्या है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 से भाग लग रहा है। इनके इकाई के स्थान पर 0, 4, 6 या 8, 0, 2, 4, 6 या 8 हो सकते हैं। तो इसमें से 0, 4 और 6 है, इसलिए यह क्या है, सम संख्या है। और यहाँ इनमें इकाई के स्थान पर 1, 9, 5 है, तो ये क्या है, विषम संख्या है। तो हम जब विषम संख्या का वर्ग कर रहे हैं तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, एक विषम संख्या प्राप्त हो रहा है। और सम संख्या का वर्ग कर रहे हैं तो हमें एक सम संख्या प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी सम संख्या का वर्ग एक सम संख्या होता है, किसी सम संख्या का वर्ग एक सम संख्या होता है, एवं किसी विषम संख्या का वर्ग भी एक विषम संख्या ही होती है। तो यह हमारा सम और विषम संख्याओं के वर्गों की विशेषता था।